सभी का स्वागत है। आज हम मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा से पहले जैसे अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती थी, तो इस वीडियो में हम वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, मुद्रा क्या होता है, मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं, मुद्रा का क्या महत्व है, और भारत में मुद्रा पूर्ति के जो 4 माप प्रचलित हैं M1, M2, M3, M4, तो उसके बारे में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ज़माना था जब मुद्रा चलन में नहीं थी। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा करते थे? वस्तुओं के द्वारा। ठीक है, मतलब एक वस्तु देकर वो दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत लेन देन वस्तुओं के रूप में होता है, तो उसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि जो लेन देन होता है वो वस्तुओं के रूप में होता है। ठीक है, कि जो उपभोक्ता होता है वो अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो सामने वाले दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करता है, और दूसरे व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए वो भी, मतलब क्या हो गया कि ये जो लेन देन हो रहा है वो किस रूप में होता है? वस्तुओं के रूप में होता है। एक वस्तु दे दी और बदले में दूसरी वस्तु ले ली। जैसे माना कि किसी व्यक्ति के पास में अनाज की मात्रा ज़्यादा है और उसको कपड़े की आवश्यकता है, तो उसने जिसके पास में कपड़ा है उसको अनाज देकर और बदले में कपड़ा प्राप्त कर लिया। या किसी व्यक्ति के पास में दूध की मात्रा ज़्यादा है तो उसने दूध को देकर और बदले में अनाज प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार का अगर लेन देन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब यहाँ पर हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जब प्राचीन समय में लोग वस्तुओं के रूप में लेन देन करते थे, या वर्तमान समय में भी हम देखते हैं गाँव में आजकल जो लेन देन होता है वह वस्तुओं के रूप में भी होता है। तो ये जो वस्तुओं के रूप में लेन देन होता है वो लोगों की आपसी समझ और विश्वास पे आधारित था। इसका कोई माप नहीं था उस समय कि हाँ इस वस्तु की इतनी मात्रा, कि गेहूं है तो गेहूं 1 बोरी इतना, ठीक है, दिया जाएगा और बदले में इतना कपड़ा लिया जाएगा। तो ऐसा कोई निश्चित माप नहीं था। दो व्यक्ति ए और बी ये जो लेन देन कर रहे हैं आपस में, इनकी आपसी समझ पे आधारित था कि हाँ ये व्यक्ति जो वस्तु दे रहा है वो इतनी मात्रा में दे देगा इसको, और बदले में ये व्यक्ति जो वस्तु देगा उसको इतनी मात्रा में दे देगा। ठीक है, उसका कोई निश्चित माप प्रचलित नहीं था प्राचीन समय में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मुद्रा का जन्म हुआ था। तो जब लोग लेन देन वस्तुओं के रूप में करते थे तो धीरे धीरे उनमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई, कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई। क्योंकि देखो प्राचीन समय में तो क्या था कि लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, वस्तुएं भी सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वैज्ञानिक युग आ गया है, ठीक है, नए नए आविष्कार होते गए तो वस्तुओं की संख्या बढ़ती गई, नए नए वस्तुओं का आविष्कार होता गया और लोगों की आवश्यकताएं भी क्या होती गई, बढ़ती गई। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो लेन देन वस्तुओं के रूप में हो रहा है अब संभव नहीं होता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी। तो हमारी पहली कठिनाई है दोहरे संयोग का मिलना कठिन। कि वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए क्या जरूरी है कि ये जो व्यक्ति है ए, इसके पास में है एक्स वस्तु, और दूसरा व्यक्ति है बी, उसके पास में है वाई वस्तु। तो इनके बीच में लेन देन कब संभव होता था? जब ए व्यक्ति को वाई वस्तु की आवश्यकता है और बी व्यक्ति को एक्स वस्तु की आवश्यकता है। इसको हम कहते हैं दोहरा संयोग। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा संयोग मिलना कठिन है कि हो सकता है ए व्यक्ति को वाई वस्तु की आवश्यकता है लेकिन बी व्यक्ति को एक्स वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो इस स्थिति में लेन देन कैसे संभव हो सकता है? तो ये हो गई हमारी पहली कठिनाई, दोहरे संयोग का मिलना कठिन। दूसरा हमारा है वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई। किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा उसे वस्तुओं के रूप में मापना कठिन होता है। ठीक है, वस्तु के रूप में वस्तु का मूल्य मापना बहुत कठिन होता है। फिर
तीसरा हमारा है भावी बचत संभव नहीं। वस्तुओं को हम बहुत अधिक समय तक संचित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भावी बचत संभव नहीं। चौथा हमारी कठिनाई है अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन होता है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, जैसे कार है। अब इस कार का लेन देन हमको गेहूं के साथ में करना है, तो एक कार के बदले में गेहूं कितना मिलेगा, 1 किलो 2 किलो, तो ऐसा कोई निश्चित माप उपलब्ध नहीं था। तो अविभाज्य वस्तु होती हैं तो उनका लेन देन करना बहुत कठिन होता है। और लास्ट हमारे हैं उधार लेन देन में कठिनाई का, किसी वस्तु का प्रयोग हम आज कर रहे हैं और उसका भुगतान भविष्य में कितना करेंगे, ठीक है। उधार अगर हम उपभोग करना चाहें तो बाद में कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में अनिर्धारणीय, इसको मापना एक तरह से बहुत कठिन होता है। तो ये हमने पढ़ी अभी तक कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी, और इन्हीं कठिनाइयों की वजह से क्या हुआ था, धीरे धीरे फिर मुद्रा का जन्म हुआ था, ठीक है। तो मुद्रा भी अपने एक तरह से अनेक रूपों में थी, अलग अलग थी। तो प्राचीन समय में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो जो मुद्रा थी वो सोने चांदी के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के, ठीक है, ये सारे चलते थे। और फिर धीरे धीरे आधुनिक समय में जो मुद्रा है उसकी उत्पत्ति हुई। अब देखिए मुद्रा शब्द जो है उसकी उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो मुद्रा शब्द का जो उद्भव है, उत्पत्ति, वो लैटिन शब्द एक है मोनेटा, ठीक है, इस शब्द से मानी जाती है, ठीक है। और मोनेटा जो है उसका अर्थ लिया जाता है देवी जूनो से। अब हम देखेंगे मुद्रा की परिभाषा। तो मुद्रा की परिभाषा देखने के लिए हमें, या मुद्रा को परिभाषित करने के लिए हम मुद्रा के जो कार्य हैं उन्हीं को लेते हुए मुद्रा को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हार्टली विदर्स जो है वो क्या बताता है कि मुद्रा वह है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, वस्तुओं का लेन देन करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे हार्टली विदर्स क्या कहता है, मुद्रा। नेप नामक जो अर्थशास्त्री वो क्या कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाए उसको वो क्या कहता है, मुद्रा, ठीक है। राज्य मतलब सरकार कानून के रूप से अगर जिससे मान्यता प्राप्त है उसे क्या कहा जाएगा, मुद्रा। और सेलिगमैन जो है वो क्या कहते हैं कि मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं, ठीक है, जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो उसे सेलिगमैन क्या कहता है, मुद्रा कहता है। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मुद्रा क्या होती है, कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा उपकरण है जो लोगों द्वारा विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान और मूल्य के संचय के रूप में सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, स्वीकार की जाती हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, मुद्रा। कि मुद्रा क्या होती है, जिससे सभी लोग स्वीकार करते हैं, विनिमय या लेन देन करने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु का मूल्य मापा जाता है, भविष्य में अगर हम कोई भुगतान करना चाहें तो कर सकते हैं, मूल्य को हम संचित करके रख सकते हैं। ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। अब हम देखेंगे भारत में मुद्रा पूर्ति के माप। तो भारत में अगर हम देखते हैं तो मुद्रा पूर्ति के 4 माप प्रचलित हैं। पहला माप हमारा है M1। तो M1 अवधारणा जो है उसके अंतर्गत करेंसी, ठीक है, जो नोट और सिक्के हैं, मांग जमाएं, जो बैंकों, व्यावसायिक बैंकों के पास में लोगों का पैसा जमा होता है और जिसे वो चेक द्वारा या नकद निकाल सकते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं मांग जमाएं। और दूसरा रिजर्व बैंक के पास में जो अन्य जमाएं होती हैं, ठीक है, तो इन तीनों को क्या कहा जाता है, M1 माप, ठीक है। M1 माप में क्या आता है, करेंसी, मांग जमाएं और रिजर्व बैंक के पास में अन्य जमाएं, जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनकी जो जमाएं होती हैं, ठीक है, अन्य जमाएं, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है M1 के अंतर्गत, ठीक है। और इस M1 माप को क्या कहा जाता है, एक तरह से नैरो कंसेप्ट, ठीक है, संकीर्ण माप। दूसरा मुद्रा पूर्ति का माप है M2, ठीक है। जब हम M1 के अंतर्गत डाकघरों के पास में जो जमाएं होती है, डाकघरों में जो बचत जमाएं होती हैं उसको भी अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा,
M2। तो दूसरी अवधारणा हमारी है M2, जो M1 में डाकघरों की बचत जमाएं अगर जोड़ दें तो प्राप्त होती हैं। तीसरी अवधारणा हमारी है M3। यदि हम M1 में व्यावसायिक बैंकों की सावधिक जमाएं जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? M3। ठीक है, देखो M1 हमने ज्ञात किया था C प्लस डी प्लस OD करके। इस M1 में हमने क्या जोड़ दिया? डाकघरों की जमाएं। ठीक है, डाकघरों की बचत जमाएं, तो क्या आ गया था? M2। और इस M1 में हम अगर व्यावसायिक बैंकों के पास में जो समय जमाएं होती हैं, टाइम डिपॉजिट्स, जैसे FD, उसको अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, इस M1 में क्या जोड़ दें हम? व्यावसायिक बैंकों की निवल सावधिक जमाएं, तो क्या आ जाएगा? M3 कंसेप्ट। ठीक है, और M3 जो है उसको क्या कहा जाता है? एक तरह से ब्रॉड कंसेप्ट। ठीक है, विस्तृत अवधारणा है मुद्रापूर्ति की। और चौथी अवधारणा हमारी है M4। अब M4 क्या होती हैं? जो M3 हमने ज्ञात की हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत अगर हम डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाएं जोड़ दें, ठीक है, डाकघरों के पास में जितना भी पैसा जमा है उन सभी कुल जमाओं को अगर जोड़ दिया जाता है तो क्या आ जाएगा? M4 अवधारणा। तो ये भारत में मुद्रापूर्ति के 4 माप हैं। ठीक है, और मुद्रापूर्ति का मतलब क्या होता है? तो किसी एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था में कितनी मात्रा में मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कितनी मात्रा अवेलेबल है, उपलब्ध है। ठीक है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति को हम क्या कहते हैं? एक तरह से स्टॉक अवधारणा। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति एक तरह से किसको दर्शाती है? स्टॉक। क्यों? क्योंकि इसका जो माप है वो समय के एक निश्चित बिंदु पर किया जाता है, इसलिए। अब हम देखते हैं मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। तो मुद्रा के जो कार्य हैं उसका हम अलग प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहले वर्गीकरण का हमारा आधार है मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, या जिन्हें हम कहते हैं प्राथमिक कार्य। ठीक है, तो मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं। पहला हमारा है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। तो विनिमय का माध्यम मतलब हो गया कि वस्तुओं और सेवाओं को क्रय विक्रय करने के लिए, वस्तुओं सेवाओं का लेन देन करने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? क्रय शक्ति जो होती है, ठीक है, क्रय विक्रय किया जाता है वस्तु सेवाओं को, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम? विनिमय का माध्यम। दूसरा कार्य है मूल्य का मापक। किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है उसको हम मुद्रा में मापते हैं कि हाँ, कोई वस्तु जैसे 10 रुपए की है, किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपए है, तो ये जो मूल्य मापा जाता है वो किसके आधार पर मापा जाता है? मुद्रा के द्वारा। इसलिए मुद्रा को क्या कहा जाता है? मूल्य का मापक। तो मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं, विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापक। इसके अलावा मुद्रा के जो कार्य हैं, सहायक कार्य या गौण कार्य, जिनको हम द्वितीय कार्य कह सकते हैं। तो इसमें पहला है भावी भुगतान का आधार, कि वर्तमान में हम मुद्रा का प्रयोग करके अगर उसको भविष्य में चुकाना चाहें तो भावी भुगतान का आधार वो मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है। फिर दूसरा है इसमें मूल्य संचय का आधार, कि मुद्रा को हम इकट्ठा संग्रह करके रख सकते हैं। ठीक है, बचत करके रख सकते हैं, बचाया जा सकता है। और तीसरा हमारा है क्रय शक्ति का जो हस्तांतरण, वो हम मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो संपत्तियां हैं, सोना चांदी है, मकान है, ठीक है, उनका क्रय विक्रय हम मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। तो इसलिए मुद्रा क्रय शक्ति का हस्तांतरण कही जाती है। तीसरा वर्गीकरण का आधार है हमारा आकस्मिक कार्य। ठीक है, तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत पहला कार्य हमारा है राष्ट्रीय आय का वितरण। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का योगदान होता है। ठीक है, इस उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी। तो इनको उत्पादन प्रक्रिया में अपनी सेवाओं के बदले जो भी भुगतान किया जाएगा वो किस रूप में किया जाएगा? मुद्रा के रूप में। जैसे भूमि को किराया या लगान, पूंजी को ब्याज चुकाया जाएगा, श्रम को मजदूरी चुकाई जाएगी। ठीक है, इसलिए मुद्रा क्या होती हैं? राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार होती हैं। दूसरा साख का आधार, कि वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए जब साख की सुविधा दी जाती है, ऋण की सुविधा, तो ऋण की सुविधा जो है वो मुद्रा के रूप में दी जाती है। और फिर प्रोफेसर किन्स ने एक बताया कि मुद्रा जो होती है वो संपत्ति का सबसे तरल रूप होती है। ठीक है, पूंजी
या धन का सबसे तरल रूप क्या होती है? मुद्रा, जिसके द्वारा हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। तो ये सारे आकस्मिक कार्य कहलाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुद्रा के अन्य कार्य कौन से हैं। ठीक है, तो अन्य कार्य में जैसे पहला हमारा है शोधन क्षमता सूचक, मतलब मुद्रा अगर किसी व्यक्ति के पास में है तो वो क्या प्रदर्शित करती हैं? व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता। ठीक है, कि व्यक्ति कोई चीज खरीद रहा है, उसका भुगतान वो कर सकता है या नहीं, उसको प्रदर्शित करती है मुद्रा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मुद्रा शोधन क्षमता का सूचक होती हैं। और दूसरा इच्छा की वाहक होती हैं, कि मुद्रा के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाओं को, आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो समस्त अपनी जो आवश्यकताएं हैं उससे वो इच्छाओं को मुद्रा द्वारा पूरा कर सकता है, इसलिए मुद्रा इच्छा की वाहक कहलाती है। लास्ट टॉपिक हमारा इसमें है मुद्रा का महत्व। ठीक है, तो आधुनिक जीवन में हम देखते हैं तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का बहुत महत्व होता है। तो सबसे पहला हमारा है बाजार व्यवस्था की दूरी। ठीक है, बाजार व्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय करने के लिए, साधनों का भुगतान करने के लिए मुद्रा आवश्यक है, इसलिए मुद्रा को क्या कहा जाता है? बाजार व्यवस्था की दूरी। दूसरा, आर्थिक विकास का जो माप है वो मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में जो निवेश किया जाता है उस निवेश का आधार भी मुद्रा होती है, कि लोग छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करते हैं? निवेश करते हैं। फिर मुद्रा जो होती है वो आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता का आधार होती है, कि कोई भी उपभोक्ता है, उत्पादक हैं, ठीक है, वो निर्णय लेता है कि क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में, इन सभी को मुद्रा के द्वारा कर सकता है। फिर मुद्रा को सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार माना जाता है। और लास्ट हमारा है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का जो कार्य है वो मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। और इसमें हमारा एक टॉपिक एक और है विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो देखिए डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण क्या होता है? कि जब किसी देश की सरकार के द्वारा या उस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा या उस देश के जो मौद्रिक प्राधिकरण है उसके द्वारा जो मुद्रा चलन में होती है उसको अगर वो गैर कानूनी, अवैधानिक घोषित कर देता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विमुद्रीकरण। ठीक है, जो भी मुद्रा किसी देश में चलन में है उस मुद्रा को गैर कानूनी, अवैधानिक घोषित करना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। भारत में अगर हम देखते हैं तो 8 नवंबर 2016 को भारतीय करेंसी में जो 500 और 1000 के नोट हैं उसे सरकार के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था, मतलब इस मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। ठीक है, और इसके माध्यम से सरकार क्या प्रयास करती है कि जो अर्थव्यवस्था में काला धन है वो नष्ट हो जाए। ठीक है, तो काले धन को हटाने के लिए, नकद मुद्रा को नष्ट करने के लिए सरकार इस प्रकार के उपाय अपना सकती है। ठीक है,